नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आंतरिक मिलन। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज प्रीति का विदाई समारोह था। छोटा भाई देव अपने कमरे में बैठा सिसकियाँ भर रहा था। विशाल की आंखें भी गीली थीं, पर विनीता एकदम शांत, संतुष्ट सी दिखाई दे रही थी। वह देव की पीठ को सहलाते हुए उसे सांत्वना दे रही थी। अरे मेरा बहादुर बेटा, लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? दीदी की शादी हो गई तो क्या हुआ? इसी शहर में उसका ससुराल है, आती जाती रहेगी। 18 वर्षीय देव छोटे बच्चे सा लिपट गया। माँ, मैं दीदी के बिना कैसे रहूँगा? तभी दामाद आकाश ने मुस्कुराते हुए उससे बड़े प्यार से कहा, साले साहब, आप भी हमारे साथ चलो, हमारे साथ ही रहना। उधर तुम्हारी दीदी देव देव कहकर बिलख रही हैं और इधर तुम दीदी दीदी करके रो रहे हो। भाई, हमें तो लग रहा है कि हम खामखा आप दोनों भाई बहन के बीच विलेन बन बैठे हैं। आकाश की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। विदाई की बेला सहज हो उठी थी। फिर से सभी हंसी मजाक करने लगे, लेकिन मेरा मन आत्मग्लानि से भर उठा था। एक औरत होकर दूसरी औरत की भावनाओं, उसकी अच्छाइयों को जानबूझकर न समझने का पश्चाताप मुझे काफ़ी समय से साल रहा था। मैं सोच रही थी कि हम औरतें ही औरतों की दुश्मन क्यों बन जाती हैं, क्यों एक दूसरे के प्रति इतनी क्रूर और असंवेदनशील हो उठती हैं। विगत की परछाइयाँ मुझे फिर से घेरने लगी थीं। मेरे देवर के लड़के विनीत ने माता पिता के विरोध के बावजूद साधारण परिवार की लड़की विनीता से विवाह करने का फैसला किया था। इकलौते बेटे की जिद के आगे देवरानी सुधा झुक तो गई थी, परंतु विनीता को बहू का सम्मान नहीं दे पाई थी। विवाह के साल भर बाद ही विनीता ने फूल सी बच्ची प्रीति को जन्म दिया था, लेकिन पोता न होने के मलाल ने देवरानी को प्रीति से भी मोह नहीं होने दिया। विनीता ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो एक सुशील व सुगढ़ गृहिणी का कर्तव्य भली भांति निभा रही थी। बच्ची के पालन पोषण के साथ साथ सास ससुर, पति तथा जब तक वहाँ डेरा जमाने वाली अपनी विवाहिता ननद वीना का भी वो पूरा ख्याल रखती थी। अपनी माँ व बहन के विनीता व बच्ची के प्रति रूखे व अपमानित व्यवहार से व्यथित विनीत अक्सर मेरे यानी अपनी बड़ी माँ के पास आकर जी हल्का करता था। मैं भी उसे सांत्वना देने के सिवाय कर ही क्या सकती थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। विवाह के 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि विनीत की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। विनीता पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इकलौते बेटे के गम ने सुधा को और भी उग्र बना दिया था। उसका कहना था कि अगर विनीत ने विनीता से विवाह न किया होता तो वो इस तरह अकाल मौत न मरता। अपनी पोती प्रीति को भी उसने मनहूस की उपाधि दे डाली, जिसने पैदा होते ही अपने पिता को खा लिया। इतने आरोपों के बावजूद विनीता ने सास ननद की मना स्थिति समझते हुए सास ससुर की सेवा करके वहीं रहने का दृढ़ निश्चय किया था। लेकिन सुधा और वीना ने उसके इस त्याग को भी जायदाद हड़पने का षड्यंत्र समझा और उसे जबरन मासूम बच्ची के साथ धक्के मारकर घर से निकाल दिया। विनीता के पिता ने दौड़ धूप करके विनीत के रिक्त स्थान पर विनीता को नौकरी दिलवा दी थी। विनीता का पीहर मेरे घर के पास ही था, अतः उसकी खैर खबर मिलती रहती। उस समय मेरे दोनों ब्याहता बेटे मुझसे दूर रहते थे। बड़ा बेटा विशाल व बहू मोनिका इंग्लैंड में रहते थे। विवाह के 8 वर्ष होने को आए थे, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था। छोटा बेटा सुनील व छोटी बहू प्रिया बेंगलोर में रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। समय निकलता जा रहा था। तभी एक दिन बड़े बेटे ने फोन से बहू के गर्भवती होने की खबर सुनाई। मैंने तुरंत उसे ढेर सारी हिदायतें दे डाली, साथ ही तुरंत बहू को घर भेजने का आदेश दे डाला। 6ठे महीने से बड़ी बहू मोनिका मेरे पास आ गई। उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा था, सो मैंने विनीता को कहलवा दिया कि कभी कभी आकर मेरी मदद कर जाया करे।
विनीता अपनी 3 साल की बिटिया को लेकर अक्सर मेरे यहाँ आ जाती। मोनिका से उसकी अच्छी खासी मित्रता हो गई थी। उसको जो खाने की इच्छा होती बेझिझक विनीता से कहकर बनवा लेती। कुछ समय बाद मोनिका ने एक गोल मटोल बेटे को जन्म दिया। बच्चा ऑपरेशन से हुआ था। ऐसे समय विनीता ने मेरी बहुत मदद की। 1 महीने की छुट्टी लेकर सारा घर संभाल लिया था। मेरे दिल से उसके लिए ढेरों आशीष निकलते। अक्सर मैं मोनिका और विशाल से विनीता की तारीफ करती और इतनी सुघड़ व सुशील बहू की बेकदरी के लिए देवरानी सुधा को बुरा भला कहती। 6 महीने का गोल मटोल देव विनीता की बेटी प्रीति के साथ हिल मिल गया था। उसे देखते ही खुशी से दिल कारियां मारने लगता। तभी मोनिका देव को विदेश ले जाने की तैयारियां करने लगी। सारा सामान करीब करीब बन चुका था कि अचानक मोनिका को तेज बुखार हो गया और 2 दिन के तेज ज्वर में ही मोनिका इस दुनिया को छोड़ गई। सारा घर स्तब्ध रह गया। विशाल उल्टे पांव विदेश से लौट आया। छोटा बेटा भी अपने परिवार सहित पहुंच गया। मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेटे और पोते को देखकर कलेजा मुंह को आने लगता। विवाह के इतने सालों बाद बेटे को मिली खुशी को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। विशाल इतने बड़े सदमे से एकदम गुमसुम सा हो गया था। मेरे पैरों की भी सारी ताकत जैसे किसी ने छीन ली थी। उठना बैठना दुश्वार हो गया था। छोटे बेटा बहू तो 11वें के बाद बेंगलोर चले गए। ऐसे में एक बार फिर विनीता ने इस घर को सहारा दिया था। विनीत का मुझसे अथाह प्रेम था। उसी की वजह से विनीता भी मेरी इज्जत करती थी। वरना आज के इस कलयुग में जहाँ सगे रिश्ते नाते साथ छोड़ देते हैं, वहाँ एक पराई लड़की से अपनापन व मान की आशा कैसे कर सकते हैं। दबी जुबान से सभी रिश्तेदार विशाल को दूसरा विवाह करने की सलाह देने लगे। विशाल विदेश में कार्यरत इंजीनियर है। सुनकर ही कुछ रिश्ते भी आने लगे थे, लेकिन विशाल ने किसी भी लड़की को देखने से इनकार कर दिया। वह मन ही मन क्या खिचड़ी पका रहा था। मैं इस बात से बेखबर थी। आखिर एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, बेटा ऐसे कब तक चलेगा? मुन्ने को तो मैं मेहरी रखकर किसी तरह पाल लूँगी, पर तेरे सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। इतने दिनों से भरा बैठा विशाल फट पड़ा। अम्मा, आपने ये कैसी बात कह दी? मुन्ना मुझे जान से प्यारा है। इस उम्र में तुम्हें उसे पालने की जिम्मेदारी देकर मैं किसी कुंवारी लड़की से विवाह करके विदेश चला जाऊंगा। आपने मुझे इतना स्वार्थी व असंवेदनशील कैसे समझ लिया? मैं ऐसी लड़की से विवाह करूंगा जो मुन्ने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो। और आप भी अच्छी तरह से जानती हो कि कोई कुंवारी लड़की विवाह की पहली रात को ही माँ का दायित्व संभालना पसंद नहीं करेगी। और जबरन किसी लड़की से ब्याह कर उसके जज्बातों से खेलना और उस पर अपने बच्चे का बोझ लादना नहीं चाहता मैं। इसलिए मैं अगर विवाह करूंगा तो किसी ऐसी विधवा या तलाकशुदा औरत से करूंगा जिसका अपना भी कोई बच्चा हो। मैं जैसे आसमान से नीचे गिर पड़ी थी। क्या कह रहा है? दुनिया में कुंवारी लड़कियों का अकाल पड़ गया है, जो तुझे विधवा वो भी बच्चे वाली औरत से विवाह करना पड़ेगा। अरे जिसके अपना बच्चा होगा वो भला तेरे बच्चे से क्या प्यार करेगी? तू विदेश में अच्छी नौकरी कर रहा है और फिर हम बिना दहेज के शादी करेंगे। लाइन लग जाएगी लड़की वालों की। मेरी बात बीच में ही काटते हुए उसने अपना निर्णय सुना दिया था। नहीं माँ, अब मैं विदेश में नहीं, यहीं रहूँगा। मोनिका की याद के साथ मुझसे वहाँ नहीं रहा जाएगा। मैं झुंझलाई, ठीक है तू विदेश न जा, यहीं नौकरी कर ले, पर विवाह के संबंध में इतनी जल्दबाजी मत कर। देव के लिए मेहरी का इंतजाम कर लिया था। फिर भी छोटे बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल काम था। देव 1 साल का हो गया था। विनीता अक्सर उसको देखने आ जाती थी। प्रीति तो रोज ही उससे खेलने आती थी। दिन किसी तरह कट रहे थे। एक दिन अचानक देवरानी सुधा अपनी बेटी वीना के साथ मुझसे मिलने आई। दोपहर का समय था, घर में कोई नहीं था। सुधा ने मुझे सावधान सा करते हुए कहा, जेठानी जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे कसूरवार समझती हैं और विनीता को बेकसूर, लेकिन जिसने असमय ही अपना इकलौता बेटा खो दिया हो उसका दुख आप नहीं समझ सकती। मैं आपको सावधान करने आई हूँ।
इस विनीता नाम की चिंगारी को अपने घर में आग मत लगाने दो। मेरा तो घर उजड़ गया, अपना बचा लो। मैंने हैरानी से उसे देखा तो वो पुनः बोली, आप अब भी नहीं समझी? ये अच्छी बनकर आपके बेटे की गृहस्थी में घुसने की कोशिश कर रही है। मैंने तो अपना बेटा खो दिया, आप तो अपना संभाल कर रखो। सुधा की बात समझते ही मैं ठगी से रह गई। मेरे तन मन में आग सी लग गई। सुंदर, सुघड़ व सुशील विनीता व उसकी सलीकेदार बेटी प्रीति मुझे मनहूस नजर आने लगे। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन अब विनीता का समय समय पर मेरा घर संभालना व सेवा करना उसकी योजनाबद्ध चाल सी नजर आने लगी थी मुझे। ओह, कहीं मेरा बेटा उसके चंगुल में न पड़ जाए, कहीं उसे कुछ हो गया तो। हाँ, सुधा सही कह रही है। विनीत को तो खो चुके, अब कहीं विशाल, सोचकर ही मेरे सारे शरीर में झुरझुरी पैदा हो गई। सुधा तो चली गई, लेकिन मेरे सोचने समझने की शक्ति कुंद कर गई। अब विनीता के आने पर मैं घर का या देव का कोई भी कार्य उससे नहीं करवाती, बल्कि उसके आने पर खेलते हुए देव को भी जबरदस्ती सुलाने के बहाने अंदर ले जाती। एक दिन तो मैंने विनीता से कह ही दिया, यूँ रोज रोज तकलीफ मत उठाया करो। जब जरूरत होगी तो तुम्हें बुलवा लूँगी। मेरी बात सुनकर विनीता बुझ सी गई थी। उसके बाद वो कुछ दिन नहीं आई। मैं मन ही मन खुश थी कि चलो बला टली। लेकिन एक शाम विशाल के साथ विनीता व प्रीति को आया देख मैं हैरान हो उठी। मेरी चढ़ी बौहें देखकर विनीता सहम सी गई, किंतु विशाल इन सब से बेखबर अपनी राह में बोलता जा रहा था। देखो तो माँ, विनीता को एक तो इतने दिनों से आई नहीं, उस पर प्रीति को भी नहीं भेज रही थी। मैं जबरदस्ती पकड़ कर लाया हूँ। क्यों माँ, अच्छा किया ना मैंने। देव भी प्रीति को कितना याद करता है, अकेला पड़ जाता है इसके बिना। मेरा माथा ठनक गया। देवरानी सुधा बिल्कुल ठीक कह रही थी। इस विनीता नाम की जादूगरनी ने मेरे बेटे पर भी अपना जादू चला दिया है। इसकी हिम्मत तो देखो, विशाल का सहारा लेकर मेरे घर में फिर से घुस आई। मुझे चुप देखकर विशाल चिंतित हो उठा। माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फिर विनीता की तरफ देखता हुआ अपनत्व भरे अधिकार से बोला, भाई खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ, सबके लिए अदरक वाली चाय बना लाओ। विनीता सिर झुकाए रसोई में चली गई। नन्हा देव किलकारियां मारता हुआ प्रीति के साथ खेल रहा था। विशाल मुग्ध भाव से दोनों को खेलते हुए देख रहा था। लेकिन मुझे न जाने क्या हो गया था। विनीता द्वारा बनाई गई चाय मुझे जहर के समान लग रही थी। मैंने चाय पीने से मना कर दिया। वह तबीयत ठीक नहीं है कहकर कमरे में चली गई। उस रात विशाल और मेरी खुलकर बात हुई। विशाल विनीता से विवाह करना चाहता था। मैंने उसे काफ़ी समझाया, ये भी कहा कि उसकी अपनी लड़की है, वो भला तुम्हारे बच्चे से ममत्व कैसे रख पाएगी। लेकिन विशाल मेरी बातें सुनकर परेशान व हैरान हो उठा था। माँ, तुम ही तो हर समय विनीता की तारीफों के पुल बांधा करती थी। सुधा चाची को उनके गलत व्यवहार के लिए सदा दोषी ठहराती रही हो, फिर अब स्वयं कैसे सुधा चाची की तरह सोचने लगी हो। फिर मुझे समझाता, मनाता सा बोला, जब देव पैदा हुआ था तब भी विनीता ने मोनिका तुम्हें व उसे अच्छी तरह से संभाल रखा था। मोनिका भी उससे छोटी बहन सा स्नेह रखती थी। अब भी विनीता कितनी अच्छी तरह घर व बच्ची को संभाल रही है, साथ ही बैंक में नौकरी भी कर रही है। तुम्हारा व बाबूजी का भी कितना ख्याल रखती है। विशाल के समझाने का मुझ पर विपरीत असर हो रहा था। विशाल जितनी विनीता की खूबियाँ गिनवा रहा था, विनीता मुझे उतनी ही चालाक व कुटनी लग रही थी। थक कर दोनों हाथ सिर से लगा, तेरी जैसी मर्जी कहकर मैंने गेंद विशाल के पाले में फेंक दी। एक सादे समारोह में विशाल व विनीता का विवाह हो गया। देवरानी सुधा की व्यंग से वेधती निगाहें मैं सहन नहीं कर पा रही थी। इसी बीच मन को कठोर कर मैंने अत्यंत अहम फैसला ले लिया और अपने छोटे बेटे बहू के साथ बेंगलोर में रहने का निर्णय सबको सुना दिया। विशाल ने नन्हे देव का वास्ता देकर मुझे रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन न जाने मैंने कैसे कह दिया,
जब उसे एक अच्छी माँ मिल गई है तो मेरी यहाँ क्या ज़रूरत है। विशाल के बाबूजी घर व देव को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, पर मेरी जिद के आगे उनकी एक न चली। वक्त गुजरता गया, विशाल के बाबूजी भी मुझे छोड़कर चले गए। तब विनीता व विशाल ने मुझसे साथ चलने को कहा, लेकिन अपने निर्णय पर अड़िग मैं छोटे बेटे के पास ही रही। हालांकि छोटी बहू की जुबान कतरने की तरह चलती थी, पर ना जाने मुझ में बर्दाश्त करने की गजब की शक्ति कैसे पैदा हो गई थी। चुपचाप सब सुनती रहती। उसके दोनों बच्चे दिव्या व शिवम भी हरदम आपस में लड़ते रहते थे। कभी कभी तो मुझे हैरानी होती थी कि सगे बहन भाई भी इतना लड़ झगड़ सकते हैं। प्रीति की विदाई पर देव को हुक्का फाड़कर रोते देख दिव्या ने भाई शिवम से कहा, देख, एक ये भाई है जो बहन से इतना प्यार करता है और एक तू है जो हरदम लड़ने को तैयार रहता है। शिवम व्यंग से मुंह टेढ़ा करता हुआ बोला, अरे बिलौटी, उसकी बहन भी तो कितनी स्नेहिल है, कितना प्यार करती है छोटे भाई से, तेरे जैसी कटखनी बिल्ली थोड़ी ही है। छोटी बहू चीख चीख कर दोनों से चुप रहने को कह रही थी। मैं सोच रही थी कितना फर्क है दोनों बहुओं में। छोटी बहू के बच्चों में आपस में 7 साल का अंतर था, फिर भी शिवम बड़ी बहन को अब शब्दों से संबोधित करता है, जबकि प्रीति देव से 4 साल ही बड़ी है। लेकिन देव उसे दीदी कहकर सम्मान से बुलाता है और प्रीति भी उससे अत्यधिक स्नेह रखती है। विनीता ने दोनों बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। कोई कह नहीं सकता कि दोनों बच्चे एक ही माँ की संतान नहीं हैं। विनीता का देव के प्रति प्रेम और विशाल का प्रीति के प्रति गहरा अपनापन देख मेरी आंखें सजल हो उठी थीं। मेरी सोच कितनी गलत, कितनी दूषित साबित हुई थी कि बच्चे वाली विधवा स्त्री पति के बच्चों को प्यार व स्नेह नहीं दे सकती। मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि जिस नारी के अपने बच्चे पिता के प्यार व स्नेह से वंचित होंगे, वो बिन माँ के बच्चों का दर्द और अच्छी तरह समझेगी। एक माँ ही बिन माँ के बच्चे को प्यार व अपनत्व से सराबोर कर सकती है। विनीता ने कभी भी प्रीति और देव में भेदभाव नहीं किया। अच्छा हुआ मैं यहाँ नहीं रही, वरना विनीता इतने अच्छे तरीके से बच्चे नहीं पाल पाती, क्योंकि मैं सौतेली माँ के रूप में विनीता की छोटी छोटी बातों को शक के दायरे में लाती और घर में हरदम कहासुनी होती रहती। विशाल ने विनीता के सरल स्वभाव को आरंभ में ही समझ लिया था। उसी का परिणाम आज उसका ये हंसता खेलता हुआ परिवार है। बरसों से जमी नफरत की परतें आंसुओं के रूप में पिघलकर मेरी दोनों आंखों से बहने लगी थी। तभी विनीता की मधुर आवाज़ ने मरहम सा काम किया। ये क्या माँ जी, देव के संग संग आप भी बच्ची बन गई। मैंने विनीता को कसकर गले से लगा लिया। उसकी आंखों से भी इतनी देर से थमी अश्रुधारा प्रवाह तोड़कर बहने लगी थी। हम सास बहू को यूं लिपट कर रोते देख सब इसे प्रीति की विदाई का दुख ही समझ रहे थे, लेकिन हम दोनों ही जानते थे कि आंसू हमारे आंतरिक मिलन के थे। ये दृश्य देखकर दूर खड़ा विशाल भी अपने आंसू न रोक सका। आज 17 वर्षों बाद मैंने उसके निर्णय को अपने दिल से स्वीकार जो कर लिया था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।